हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द समांतर चतुर्भुज। तो पढ़ चुके हैं हम समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि एरिया की स्टडी करेंगे हम। एरिया में भी ट्रायंगल्स की और पैरेललोग्राम एरिया की स्टडी करेंगे, और एरिया में किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम क्या होते हैं ये आप जानते हैं, मतलब टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हों, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम होता है। इस पैरेललोग्राम की कंडीशंस अलग अलग हैं, और अलग अलग कंडीशन होने पर ये रेक्टेंगल में चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। हम फिलहाल इसके एरियाज़ की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड्स मिलेंगे, पहले उन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। एक पहला वर्ड होगा परिमाण, परिणाम, परिमाप। ये वर्ड्स आपको पहले नंबर तो यही मिलेंगे। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है माप या मैग्नीट्यूड, माप, मेजर, मेजरमेंट या मेजर। एक तो ये वर्ड मिलेगा आपको। दूसरा परिणाम, परिणाम का मतलब आप जानते ही हैं, दैट इज द रिजल्ट। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स थोड़े इस तरह के हैं कि हमें कंफ्यूज करते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी, किसका मतलब क्या होगा। तो इसलिए इन वर्ड्स को परिमाण यानी माप होती है, या मैग्नीट्यूड कहते हैं। परिमाण मैग्नीट्यूड, परिणाम रिजल्ट होता है, परिमाप पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो आपको फिगर दी हुई है, उस फिगर में जितनी भी साइड है, उन सब साइड्स का सम कर दें, उन सब साइड्स को जोड़ दें, तो वो आपका परिमाप होता है। परिमाप यानी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब बात कर लें थोड़ी सी इसकी यूनिट की। यूनिट फॉर इकाई। तो दोस्तों, बिना इकाई के एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, आप ध्यान से समझिए, बिना इकाई के कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई भी संख्या यहाँ पे लिख दी है, मान ली 5 की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है इसकी, जब तक कि इसके साथ इकाई न लगाई जाए। जैसे ही हम इसके साथ इकाई जोड़ते हैं, वैसे ही इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। लेट 5 को हम कहते हैं मीटर, तो ये आपका डिस्टेंस बताएगा, दूरी बताएगा, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। 5 आवर कह दें, इसका मतलब ये टाइम बताएगा। देखिए, ये वर्ड्स तो आपका एक ही है, ये आपकी यूनिट है। तो जैसे ही यूनिट चेंज होती है, वैसे ही उस वर्ड की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। 5 kg, इसका मतलब ये वेट हो गया, ठीक। 5 न्यूटन कह दिया मैंने, मान लो, इसका मतलब ये फोर्स हो गया, ठीक। तो अकेले इस नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये नंबर जो होता है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरी तरह से आप ये समझ लीजिए, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन ये बात आपको और क्लियर रूप से समझ में आएगी जब आप वेक्टर की स्टडी करेंगे। वेक्टर, हिंदी वालों के लिए सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। अभी क्वांटिटीज की हमने स्टडी नहीं की, तो क्वांटिटीज में जाके देखेंगे। वैसे ये फिजिक्स में जाके देखेंगे कि सदिश और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर और ये अदिश राशियां। तो ये जो मैग्नीट्यूड वाली बात आती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझना। लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी क्वांटिटी के बाद में कोई भी इस तरह के लेटर लगे हुए हैं, ये मान लीजिए न्यूटन है, अब ना हमने लिख दिया 5 हॉर्स, तो ये यूनिट मान के चलिए, क्योंकि ये तो इसका पूरी मीनिंग ही चेंज हो गया। हॉर्स की संख्या 5 बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से मीटर का मतलब 5 मीटर का मतलब डिस्टेंस बताएगा, आवर्स का मतलब टाइम बताएगा, केजी का मतलब वेट बताएगा, और न्यूटन लगा दिया आपने तो फोर्स बताएगा। तो ये जो यूनिट बाद में हम नंबर यूज कर रहे हैं, दैट आर नोन एज द यूनिट्स। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस के मैटर में अगर हम चलें, अभी हम डिस्टेंस से ही हमारा पाला पड़ेगा, और कुछ नहीं है। लंबाई चौड़ाई से ही पाला पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। और इसको हम जब भी नापेंगे, मीटर में नापेंगे, या तो सेंटीमीटर में नापेंगे, cm, मिलीमीटर, किलोमीटर में भी
हो सकता है कहीं लेट करना पड़े, वो एक अलग बात है। ठीक इसी तरह से हम एरिया, जब भी एरिया की जो यूनिट होती है ये होगी जो भी है उसका स्क्वायर। तो एरिया जो भी निकलता है वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस पे ही निकलता है। तो ये नॉर्मली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। और इसे हम लिखने का जो मैटर है वो यही है कि अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, उसकी पावर 2 राइज कर देते हैं, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम जब आगे जब इस पर काम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ओके ओके, चलिए ध्यान से देखिए। वैसे बहुत से लोग हैं लेकिन ये हम इसीलिए कर रहे हैं, मैं विशेषकर इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि आगे प्रॉब्लम ना आए। मैं बिल्कुल लाइक दैट ये मान के चलिए कि मेरी कोशिश है जीरो टू हीरो मैथ का वो शब्द, बट ये है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्किप करके ना देखें, कंटिन्यूसली देखते चले जाएं, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और हम आ जाते हैं अपने ही बात पे, और यहां देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम। तो ये बात जब क्लियर हो जाती है कि यूनिट ये होगी इसकी, या डिस्टेंस को ऐसे मापेंगे, तो आगे हम चलते हैं और एक पिछली बात को हम याद करते हैं। दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर वो सर्वांगसम हैं, दो फिगर आपकी सर्वांगसम हैं, तो क्या होगा? तो सर्वांग सम होने का मतलब कि वो फिगर एकदम समान हो गई है। मान के चलिए ये फिगर है ऐसे और ये फिगर है ऐसे। अगर ये फिगर इस फिगर के सर्वांग सम है, इसका मतलब बिल्कुल ये हूबहू यही है। सर्वांग सम का मतलब यही हुआ कि ये यही है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर दो फिगर सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल यानी एरिया भी इक्वल होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, टू फिगर्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। ये है पहली बात। दो फिगर अगर सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। दूसरी बात, यहीं पे इसका जो वाइस वर्सा होगा वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। क्या मतलब? अगर दो फिगर्स का क्षेत्रफल समान होगा तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी, ऐसी जरूरी नहीं है, ऐसी बात जरूरी नहीं है। दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांगसम हैं, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, 100% सही। दो फिगर अगर सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दो फिगर्स के अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो सर्वांगसम होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी टू फिगर्स, ऐसे याद कर लो इसे, कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके इक्वल होंगे क्षेत्रफल, इक्वल एरिया। एक बात ये 100% ट्रू है, सही है। लेकिन अगर टू फिगर्स एरिया इक्वल है देन वो कॉन्ग्रेंट होंगी फिगर, कॉन्ग्रुएंट होंगी फिगर, फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट श्योर, नॉट श्योर, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो देखिए ये फिगर्स जो हम इस बात को कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं, वाइस वर्सा, ये सही नहीं है, इसको कैसे कह रहे हैं तो देख लीजिए आप, एक मिनट समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक फिगर है ABCD, ओके। इसकी ये भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की और ये भुजा भी है 4 सेंटीमीटर की। दूसरी फिगर हमने ले ली
ये भी कोई ए बी सी डी या पी क्यू आर एस कर दो, ए डैश बी डैश सी डैश कर दो, ऐसे कह दो। इसको मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं, समान है, समान का मतलब ये मान लीजिए स्क्वायर है आपका, दूसरा भी स्क्वायर है आपका, दोनों की ही साइड 2 2 है, तो इसका एरिया 4 होगा, इसका भी 4 होगा। या ये 2 2 ना मान करके इसे थोड़ा ज्यादा मान लो, 8 दूनी 16, तो ये मान लो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 16 हो गया। तो यहां पर वही हम काम कर रहे हैं कि इसकी कॉन्ग्रेंट फिगर जो इसके ही समान होगी, उसका एरिया, इसका एरिया दोनों का बराबर होगा, तो इसका एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, इस तरह की रेक्टेंगल फिगर या स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, साइड इंटू साइड, हम ये कह सकते हैं साइड इंटू साइड, है ना। रेक्टेंगल में होता है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, या 4 इंटू 4 16 हो गया। तो ये फिगर, इनके एरिया तो समान है, इनके एरिया तो बराबर हैं, तो वही मैं कह रहा था 2 फिगर एरिया इक्वल, अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 2 फिगर अगर कॉन्ग्रेंट हैं, अगर कोई 2 फिगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके एरिया भी बराबर होंगे, ठीक। बहुत जरूरी बात है ये, ध्यान से, अगर 2 फिगर कॉन्ग्रेंट हैं, इफ 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल, उनके एरिया भी समान होंगे। बट इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। अब देखिए अगला है, सिर्फ इसे पहले समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं इसे कर रहा हूं। वो है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच आकृतियां। क्या? एक ही आधार, आधार एक हो, एक ही समांतर रेखा के बीच हो, ऐसी आकृति जो इस तरह की होंगी वो कैसे कैसे होंगी उनको थोड़ा देख लेते हैं। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। देखिए ये वाली फिगर हम देखें तो आधार ये एक है, पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर और ये चौथी फिगर। फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए ये बात कही जा रही है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच। आधार ये हो गया जिस आधार पे बनी हुई है, ये वाली आकृति भी इसी आधार पे बनी हुई है और ये वाली आकृति भी इसी आधार पे बनी हुई है। इन दिस, इस वाले में यही आधार है, ये वाली आकृति भी इसी आधार पे बनी हुई है और ये वाली भी आकृति इसी आधार पे बनी हुई है। आधार पूरे का पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, ओके, तो वो इंक्लूडेड हो जाएगी, इंक्लूडेड बेस, ठीक है। यहां पर ये ऐसे करके ये वाली फिगर, ये वाली फिगर एक ही आधार पे है और ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक ही आधार पे है। फ्रेंड्स इसके नीचे जो मैं फिगर लेके आया हूं वो बिल्कुल इससे सेम है, इसका ही दूसरा वर्जन मान के चलिए। देखिए ये वाली फिगर और ये इस वाली फिगर में जरा ध्यान से दीजिए, इस वाले को थोड़ा ऊपर उठा दिया और इसके पैरेलल कर दिया, ये इसके समानांतर कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है उठा करके थोड़ा ऊपर ले गए और ये इसके बराबर आ गया, तो ये AF लाइन, AF जो लाइन है ये पैरेलल है DC के, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आधार एक ही है और एक पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हो गई 2 और आधार हो गया एक ही, तो इसके बीच जो फिगर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं अभी बताऊंगा कि क्या होना है इसका। दूसरी वाली फिगर में हम आते हैं,
तो यही वही सेम फिगर है, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, या इसे नीचे कर लो या इसे ऊपर कर दो, बस एक ही ये जो लाइन है पी एन के पैरेलल लाइन हो गई एस आर। तो एक ही आधार के बीच दो आकृतियां उपस्थित हो गई, एक तो हो गई ये या पी क्यू आर एस, दूसरी हो गई एस एम एन आर। तीसरी आकृति यहां पे हो गई ये ट्रायंगल, अगर इसका आधार ये माने तो ये इस लाइन पे आगे पड़ रहा है, ये भी ट्रायंगल इसका आधार ये माने तो इसी लाइन पे पैरेलल लाइन पे आगे पड़ रहा है। ठीक, दूसरा ये वाले ट्रायंगल एक ही आधार, यहां दो ट्रायंगल हैं, एक ये, ऐसे ही ये इधर ये दो ट्रायंगल हैं, एक ये, और ये एक पैरेलल लाइन में है, दोनों ए डी पॉइंट ए डी, ये दोनों पैरेलल हो गए बी सी के, तो ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हो गए, पैरेलल लाइंस के बीच होगी। सेम वे इस फिगर को हमने उठा दिया, इस पॉइंट को उठा करके ऊपर ले गए इस पॉइंट को, तो ये फिगर इस तरह की बन गई, और यहां पर दो फिगर ए बी सी और डी, एक फिगर, दूसरी फिगर हो गई डी पी सी, ये ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल आधार एक ही है और एक पैरेलल लाइन जो एपी पैरेलल लाइन है, एपी ये पैरेलल लाइन है डीसी के। तो ये कंडीशन जरूरी हो गई कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और आधार उसका टोटली उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए ये फिगर इस तरह से है, कोई भी एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, ये मान लीजिए ए पी बी सी डी। तो अभी हुआ क्या, डी और यहां पे कर दो एल, तो ये ट्रायंगल ये बन गए। तो ये क्योंकि ये तो आपकी पैरेलल ही होगी, पैरेलल लाइन में होगी, लेकिन आधार इसका इंक्लूडेड नहीं हुआ, आधार जो है वो बाहर निकल गया इसके। ठीक है, तो ये फिगर हमारी इस कंडीशन, एक ही आधार नहीं रहा इसका, आधार फिर अलग अलग हो गए। ठीक है, आधार आगे बढ़ गया, इसलिए आधार इंक्लूड होना चाहिए, टोटली आधार इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेखा मतलब जो है यहां आधार जो है वो एकदम इंक्लूड ही होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल अगर इस तरह से होते तो हम कह देते, भले ये लाइन आगे बढ़ी हुई है डजंट मैटर, तब हम कह देते कि एक ही आधार पे हैं। ओके, इन दोनों का आधार एक ही है और ऊपर पैरेलल पॉइंट पे हैं। ठीक, इतना ये इसमें समझना था। और इसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया, इस समझ के बाद में जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है, दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होती हैं यदि उनका उभयनिष्ठ आधार हो, उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष पर आधार के समानांतर किसी रेखा पर स्थित हो। कहने का मतलब दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा पे होंगी जबकि उन दोनों का आधार एक हो और उनके दूसरे सिरे इस आधार के पैरेलल लाइन पर कहीं स्थित हों। उस फिगर के दूसरे सिरे पैरेलल लाइन, आधार के पैरेलल लाइन पर कहीं पर भी स्थित हों। तो ये जो हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये फिगर्स इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि आधार इंक्लूडेड हो और सेकंड एंड, फिगर का जो सेकंड एंड है, बेस पैरेलल ऑफ बेस लाइन पर दूसरे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां हमारा प्रश्न इस तरह का अगर कभी बन के आया तो वो इस तरह का बन के आएगा, या कोई फिगर दे देंगे और उसको पूछेंगे, मान लीजिए इस तरह की कोई फिगर दे दी और कहने लगेंगे कि ये फिगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है। तब आपने देखना है कि हाँ आधार इनका एक है और
रेखा भी, अभी मैंने बताया था ये इस एग्जाम्पल को लेकर के, अगर इसका मान लीजिए ये सिरे तो समांतर हो जाए और इसका ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल का आधार हो गया AC, और दूसरे वाले ट्रायंगल का यानी कि इस वाले ट्रायंगल का आधार हो गया AL। तो आधार एक नहीं रहे, AC और AL दोनों एक नहीं है, इसलिए ये फिगर इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएगी। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति ये नहीं होगी। अब ये इतना सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना सब पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आइए इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के मैं आता हूं। ये हमने क्यों पढ़ा है उसको बिल्कुल, ये इतनी देर हमने सरखफाई जो की उसका सिर्फ एक सीधा सा कारण है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम आराम से कर सकें फिगर्स के केस में। जैसे कि पहला प्रश्न, ये फिगर ये हो गया पैरेललोग्राम A B C और D। यहां से इसको हम मिला देते हैं इसमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एरिया, देखिए एरिया को लिखने के लिए फिर एक नया मेथड आ गया कि हम AR करके लिखेंगे और फिगर का नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, तो अगर हमने ट्रायंगल का कहना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, या हम कहते हैं ट्रायंगल ADB, डजंट मैटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया के बाद वो फिगर हम लिख देंगे जिस फिगर का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एरिया के बाद हमें ट्रायंगल लिखना या क्वाड्रिलेटरल लिखना जरूरी नहीं है। जैसे हम ट्रायंगल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD, बट एरिया हमें लिखना होगा तो AR लिखा और ABD कर देंगे, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल त्रिभुज का ही एरिया है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल में क्या संबंध है। नंबर 1, रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DBC, राइट? एक बात। दूसरी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल होगा कितने के, ये यहां पे ऑप्शन दे दिए, A 1/3 एरिया ऑफ ABCD, B वाला ऑप्शन 1/2 एरिया ऑफ ABCD, तीसरा ऑप्शन 1/4 एरिया ऑफ ABCD, और D ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं, हम कैसे फाउंड आउट करें? यहां पे ना तो एरिया निकालने के लिए कोई साइड दी हुई है कि कौन सी साइड कितनी है ना, तो हम कैसे फाइंड करें? ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम पीछे वाली स्टडी कर रहे थे। अभी देखिए पीछे वाली हमने स्टडी क्या की कि दो पैरेलल लाइन, एक तो ये हो गई बेस जिसे कहते हैं हम आधार, दूसरी ये हो गई पैरेलल लाइन। तो जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे दो फिगर दिख रही हैं, एक फिगर ये है, एक ये है और एक ये पूरी है। तो इस बेस पे बनने वाली जो फिगर है, इस बेस पे AB बेस पे बनने वाली जो फिगर है, देख पा रहे होंगे आप, AB बेस पर आधार पर बनने वाली जो फिगर है, एक तो ये है ADCB, बेस यानी आधार AB पर फिगर कौन सी है, ADCB, ठीक। और इसी आधार पे बनने वाली जो फिगर है वो है, AB आधार पर जो फिगर बन रही है वो ये है ट्रायंगल ADB, ठीक है।
एक ही आधार और उसका सेकंड एंड, फिगर का सेकंड एंड उसकी पैरेलल लाइन पे होनी चाहिए। तो इसकी पैरेलल लाइन ये है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या रखा है पहले से ही, तो इसकी पैरेलल लाइन पे ये आ गया। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये आपकी उस कंडीशन को फॉलो कर गए कि भाई एक ही आधार और उसकी पैरेलल लाइन पर ये बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बनी हुई है। तो अगली कंडीशन क्या आ गई? अगली कंडीशन ये आ गई कि पैरेललोग्राम, पीछे हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उसके लिए आप पीछे जा सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया कि जब हम पैरेललोग्राम की स्टडी कर रहे थे कि उसके दो डायगोनल होते हैं और डायगोनल्स पैरेललोग्राम को, यानी कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को समान दो त्रिभुजों में बांट देता है, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल होगा इसके ट्रायंगल के, तो एक बात तो यही सही होगी, बीडीसी के, इसका जो एरिया होगा वो बीडीसी ट्रायंगल के बराबर होगा। पहली बात तो ये सही होगी, ठीक, इसलिए मैंने लिया था सारा कुछ। दूसरी बात वो कहते हैं कि बराबर हो गया, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एडिशन इस चतुर्भुज के या समांतर चतुर्भुज के एडिशन के बराबर, चतुर्भुज के बराबर होगा। तो चतुर्भुज के जब ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं एरिया किसका, ए बी सी डी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। और यहां हम ये कह चुके हैं कि ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो इसका मतलब हम किसी एक को लेके कहते हैं तो ट्वाइस ऑफ एरिया ए डी बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी बी विल बी हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरी बात हमारी ये सही हो जाती है। इतनी सब बातें पढ़ने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही गहराई से हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही डीपली जाकर के ये स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि आप ध्यान से देखें और इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अगर इसे आप समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगी, उनका आप देखते ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आपसे पूछा है एरिया ऑफ एडीबी इक्वल होगा किसके बराबर होगा, अब न तो इसका एरिया दिया हुआ और ना ही हमने इसी का अभी इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन होता है एक, जहां आप ये यूट्यूब में देख रहे हो, थंब अप करके ये लाइक का बटन होता है, पहले तो इसे आप प्रेस कर दीजिए लाइक वाले बटन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।